कुछ में हमने पार्सन्स का एक्शन स्कीमा किया, हमने पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल या व्यवहार प्रतिमान किया, जिसके अंदर हमने 5 प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों की चर्चा की थी कि सरल समाज में कैसे होते हैं, जटिल समाज में कैसे व्यवहार प्रतिमान होते हैं, जिन्हें हमने प्रदत्त, अर्जित, बहुपक्षीय, एक पक्षीय, स्नेहपूर्ण, स्नेह तटस्थ, विशिष्ट, सार्वभौमिक, समिष्ट अभिमुखन और स्वाभिमुखन कहकर जिनकी हमने चर्चा की थी। उम्मीद है आप लोगों को वो समझ में आया होगा और वो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और पार्सन्स के द्वारा जो फंक्शनल सिस्टम प्रॉब्लम एजल के रूप में प्रस्तुत की गई है उस पर हम इसकी चर्चा करते हैं। आप इस बात पर ध्यान रखें, पार्सन्स का पूरा ध्यान सामाजिक क्रिया पर रहा है और सामाजिक क्रिया जिसे हम क्रिया व्यवस्था कहते हैं, उस क्रिया व्यवस्था के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका समाधान कैसे हो, वह पार्सन्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है और उसी के आधार पर आपने फंक्शनलिज्म पर भी चर्चा की है। पार्सन्स ने जब पैटर्न वेरिएबल की बात की थी तो उस पैटर्न वेरिएबल के बाद में पार्सन्स अपने जो दूसरा बौद्धिक जो उनका उद्देश्य था वह यह था, उनका ये प्रयास था कि जो उन्होंने एक्शन स्कीमा प्रस्तुत किया है कि जो करता है वो किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियारत रहे, उसके सामने कम से कम समस्याएं आएँ, किस प्रकार से जो पैटर्न व्यवहार प्रतिमान दिए गए हैं उनको और अधिक किस प्रकार स्पेसिफाई किया जा सकता है। इसी बात को या साधारण शब्दों में कहें कि उन्होंने जो अपना व्यवहार प्रतिमान प्रस्तुत किया था उसको और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपना एक एजल मॉडल दिया है और ये एजल मॉडल सोशल सिस्टम के सम्मुख जो समस्याएं आती हैं उनके ऊपर ये चर्चा करता है। The idea he developed, which have been referred to variously as the system problems, the functional imperatives, the ASL model, based on the first letter of the 4 functions he devised, or the 4 functional paradigm, where he attempt to incorporate into his theory propositions about the nature of goals. इसके अंतर्गत पार्सन्स के द्वारा सामाजिक व्यवस्था के सामने जो या क्रिया व्यवस्था के सामने जो 4 समस्याएं आती हैं उन 4 समस्याओं को वो प्रस्तुत करते हैं, या अन्य शब्दों में उन्होंने कहा कि जो क्रिया व्यवस्था के लिए जो आवश्यक है उनकी चर्चा पार्सन्स ने इस मॉडल के अंतर्गत की है। पार्सन्स ने अपने इस मॉडल में जो प्रस्तुत किया है उसको यदि हम ध्यान से देखें तो इन्होंने पार्सन्स ने रॉबर्ट एफ बेल्स के साथ मिलकर एक अध्ययन किया था और उस अध्ययन के अंतर्गत इन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो समूह होते हैं उन छोटे छोटे समूहों में नेतृत्व की क्या भूमिका होती है और नेतृत्व के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से जो उनके सामने रिजल्ट आया, परिणाम निकले, उन परिणामों को देखते हुए पार्सन्स ने कहा कि यह बात हम वृहद सामाजिक व्यवस्था पर भी लागू कर सकते हैं और इसी के आधार पर पार्सन्स ने 4 फंक्शन पैराडाइम हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। और इसके अंतर्गत पार्सन्स ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत पार्सन्स ने मुख्य समस्याओं को चिन्हित किया है जिसे क्रिया व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाना अनिवार्य है। पार्सन्स द्वारा संतुलन की आवश्यकताओं और उसके निर्धारक तत्वों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। पार्सन्स ने इक्विलिब्रियम, जिसे हम संतुलन कहते हैं हिंदी में, उसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है। आपने बहुत डिटेल के अंदर उन सारे आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा की है जो कि संतुलन के लिए आवश्यक है और संतुलन क्यों समाज के लिए आवश्यक है उसके बारे में ये आपने विस्तार से चर्चा की है। और जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उससे उनका अभिप्राय मूलतः क्या है, वह ये कहते हैं कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ अ सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था जो है उसके बीच में एक संतुलन होना चाहिए और ये संतुलन का ये सिद्धांत जो है सैद्धांतिक रूप से आधुनिक प्रकारवादियों ने समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया है। और जब ये सोशल इक्विलिब्रियम की या सामाजिक संतुलन की बात करते हैं तो ये इसको परिभाषित करते हुए इन्होंने इस प्रकार से कहा है कि सोशल इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट सोशल लाइफ हैज़ अ टेंडेंसी टू बी एंड टू रिमेन अ फंक्शनली इंटीग्रेटेड फिनोमिनन। कहने का अभिप्राय क्या है, वो ये कहना चाहते हैं कि सामाजिक संतुलन का सामाजिक जीवन में सामाजिक संतुलन क्यों जरूरी है। इन्होंने कहा सामाजिक जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से ये इंटीग्रेटेड रहना चाहता है, इसमें एकीकरण की
टेंडेंसी होती है, इसमें एकीकरण की सामूहिकता की इसके अंदर एक भावना होती है। और जब भी किसी एक भाग में परिवर्तन आता है तो सोशल सिस्टम के सभी भागों में परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के साथ सभी भाग मिलकर तालमेल बैठाने का प्रयत्न करते हैं। प्रारंभ में जब ये परिवर्तन आता है तो हमें लगता है कि समाज के अंदर असंतुलन हो गया है, सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन हो गया है, पर धीरे बाद में हम क्या देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अलग अलग जो टुकड़े हैं, भाग हैं, हिस्से हैं, उनमें फंक्शनल एडजस्टमेंट होता है, प्रकार्यात्मक सामंजस्य होता है। और ये सामंजस्य जब उत्पन्न होता है तो वापस से समाज में एकीकरण आता है, समाज में तालमेल सामंजस्य बैठ जाता है और वह समाज वापस एक स्टेबल सिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। इसको यहाँ पर हमने सोशल इक्विलिब्रियम कहकर संबोधित किया है। पार्सन्स कहते हैं जिस तरह से मनुष्य का शरीर है वह अपने भौतिक पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाता है, उसी तरह समाज है, समाज भी अपने परिवर्तन के साथ इसी प्रकार से तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। पार्सन्स ने कहा है कि प्रत्येक हिस्से, I must repeat it in little bit in the case of society, he argues that certain institutions or structures maintain equilibrium by fulfilling the needs and solving recurring problems much as a biological organism does in its physical environment. यहाँ पर चूंकि आपको प्रारंभ में मैंने बताया था कि चूंकि पार्सन्स बायोलॉजी के स्टूडेंट्स रहे हैं तो बायोलॉजी के अंदर इनकी रुचि रही और बाद में सोशल बायोलॉजी के ऊपर भी इन्होंने अध्ययन किया है, उसी बात को यहाँ पर लाकर समाज की तुलना मानव शरीर के साथ में करते हैं और ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं या संरचनाएं होती हैं जो कि समाज में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को की पूर्ति करने के लिए जो भी समस्याएं उसके सम्मुख आती हैं उनके साथ वो तालमेल बैठाता है, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, जिस तरह मनुष्य का शरीर बदले हुए पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाता है। These structures in turn function because certain mechanism ensures that they operate appropriately on day-to-day basis। अब इन्होंने कहा ये तालमेल बैठता कैसे है, इन्होंने कहा ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये संरचना है, उसके कार्य करने का एक ऐसा मैकेनिज्म है, कार्य करने का एक ऐसा यंत्रवत तरीका है जिसके द्वारा समाज दिन प्रतिदिन कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और एक सही तरीके से कार्य करता है। और पार्सन्स कहते हैं कि यही वह चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि इस एक्शन सिस्टम समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे समाज के अंदर संतुलन बनाया रखा जा सकता है। और ये इस बात को समझाने के लिए समाजीकरण का उदाहरण देते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम सामाजिक मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। सामाजिक नियंत्रण समाज के अंदर इक्विलिब्रियम बनाए रखने में योगदान देता है। वो कहते हैं समाज में जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, वह दो कारणों से होता है, एक तो समाजीकरण के कारण होता है और एक सामाजिक नियंत्रण के कारण होता है, क्योंकि ये दोनों ही समाज में संतुलन को बनाए रखने में योगदान देते हैं। यदि हमें पार्सन्स के इस मॉडल को समझना है तो आपको ध्यान में रखना होगा, मैंने कैपिटल में लिखा है AGIL और इन्होंने अपने शब्दों के प्रारंभिक शब्दों को प्रयोग में लेते हुए अपने मॉडल का नाम रखा है एजिल। ए का मतलब एडेप्टेशन, जी का मतलब गोल अटेनमेंट, सी आई का मतलब इंटीग्रेशन और एल का मतलब लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस। पहले इन्होंने लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस नहीं कहकर पैटर्न मेंटेनेंस कहा है। एडेप्टेशन को हम हिंदी में अनुकूलन कहेंगे, गोल अटेनमेंट को हम लक्ष्य प्राप्ति कहेंगे, इंटीग्रेशन को एकीकरण कहेंगे, पैटर्न मेंटेनेंस को हम व्यवहार प्रतिमान रख रखाव या परोक्ष व्यवहार प्रतिमान रख रखाव। इसके ऊपर पार्सन्स ने विस्तार से चर्चा की है। एजिल मॉडल पार्सन्स का एक बहुत ही प्रचलित मॉडल है जिसको हम फोर प्रॉब्लम्स पैराडाइम भी कह सकते हैं, फोर सिस्टम पैराडाइम भी कह सकते हैं, फोर मेजर प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। तो पार्सन्स ने इन 4 समस्याओं का हमारे सामने उल्लेख किया है, जिनको आपने कहा कि क्या किसी भी एक्शन सिस्टम के सामने या क्रिया व्यवस्था के सामने 4 प्रमुख समस्याएं क्या आती हैं। इन्होंने कहा सबसे पहले अनुकूलन की समस्या आती है, फिर लक्ष्य प्राप्ति की आती है, फिर एकीकरण की आती है और फिर व्यवहार प्रतिमान की समस्याएं हमारे सम्मुख आती है। और इस संदर्भ के अंदर पार्सन्स ने समाज को एक
बहुत बड़े चौकोर रूप में प्रस्तुत किया है, जैसे कि मैंने आपको बनाकर दिखाया है। और इस चौकोर रूप में जिस तरह से समाज को वो प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि दीज पार्ट्स आर द 4 फंक्शनल सिस्टम प्रॉब्लम्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एजिल। अब हमें ये समझना है कि एजिल में से पार्सन्स का अब क्या अभिप्राय है। अब हम सबसे पहले एडेप्टेशन की बात करते हैं, जिसको आप हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। By adaptation, Parsons means the problem of securing sufficient resources from the environment and distributing them throughout the system। यहाँ सबसे पहली समस्या ये है एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन किस चीज़ के लिए? इन्होंने कहा एडेप्टेशन, या आप किसी भी चीज़ के साथ में अनुकूलन करें, यानी किस चीज़ के साथ में अनुकूलन करना है। इन्होंने कहा सबसे पहले हमारे को जो सामाजिक प्राकृतिक पर्यावरण है, उनसे जो हमें प्रचुर मात्रा में हमें रिसोर्सेज प्राप्त होने चाहिए, और उन केवल प्राप्त नहीं होने चाहिए, उनका पूरे के पूरे सामाजिक व्यवस्था में उनका वितरण भी होना चाहिए। तो जब हम एडेप्टेशन की बात करते हैं तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सफिशिएंट रिसोर्सेज और दूसरा उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज तो हैं, उत्पादन के साधन तो हैं, लेकिन वितरण के साधन नहीं है, तो समाज में एडेप्टेशन नहीं हो पाएगा, समाज में बैलेंस नहीं रह पाएगा। तो समाज को बैलेंस रहने के लिए आपके पास में उत्पादन के साधन भी होने चाहिए और वितरण के भी होने चाहिए। और अगर सामाजिक व्यवस्था को सरवाइव करना है तो उसको कुछ इस तरह की संरचना की आवश्यकता होती है, इस प्रकार की संस्थाओं की आवश्यकता होती है जो कि एडेप्टेशन की भूमिका का निर्वहन में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। और यहाँ पर इन्होंने कहा, पार्सन्स कहते हैं, वो चूँकि अमेरिकन थे तो इन्होंने अमेरिकन सोसाइटी का अध्ययन करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स का उदाहरण देते हुए इन्होंने कहा कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था हमारे एडेप्टेशन में या अनुकूलन में योगदान देता है। इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था ही हमारी एक ऐसी संस्था है जिससे हमारी इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, जिससे हम रिसोर्सेज रिक्रूट कर सकते हैं और उनका हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा एडेप्टेशन के लिए कौन सी संस्था महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें लक्ष्य की प्राप्ति भी करनी है। पहले तो आपने कहा कि हमें अनुकूलन करना है, अनुकूलन के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब गोल अटेनमेंट होना चाहिए, अब आप उसको ये लक्ष्य प्राप्त भी करना है। तो इन्होंने कहा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो ऊर्जा है, आपके जो संसाधन हैं, उनको अब आपको मोबिलाइज करना, उनको गतिशीलता देनी होगी, उन्हें गतिवान करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें यह भी बताना होगा कि प्रायोरिटीज़ क्या है, प्राथमिकताएं भी हमें निर्धारित करनी होगी। यानी गोल्स के अंदर अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों को भी गतिमान करना है और हमारी ऊर्जा को भी गतिमान करना है, और इसके साथ साथ हमें अपनी प्राथमिकताओं को भी निर्धारित करना है। तो इन्होंने, पार्सन्स ने कहा इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो इस कार्यों का निर्वहन करती, क्योंकि राजनीतिक संस्थाएं डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, सभी निर्णय राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा लिए जाते हैं, जिसको आप सरकार कहते हैं, विधायिका कहते हैं। और गोल अटेनमेंट के जो सेंट्रल क्वेश्चन है उसके अंदर पावर बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिन्हें हम सत्ता और शक्ति, इन दोनों की बात कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सत्ता और शक्ति राजनीतिक संस्थाओं के पास में है और वही अपने द्वारा लिए गए सामाजिक निर्णयों को इम्प्लीमेंट करने में योगदान देती है। इसलिए गोल अटेनमेंट करने में हमारी सहायता कौन करता है, गोल अटेनमेंट के लिए पॉलिटिकल सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है इंटीग्रेशन, जिसको हम एकीकरण कहते हैं। ये एजिल की आत्मा है, सबसे महत्वपूर्ण बॉक्स यही है। चारों फंक्शन का जो पैराडाइम है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकारवादियों के लिए इंटीग्रेशन है, एकीकरण है, और दुर्खीम भी इसके अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एकीकरण से पार्सन्स का अभिप्राय क्या है, नीड टू कोऑर्डिनेट, एडजस्ट एंड रेगुलेट रिलेशनशिप अमंग वेरियस एक्टर्स और यूनिट्स विदिन द सिस्टम टू कीप द सिस्टम फंक्शनिंग। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, पार्सन्स कहते हैं प्रत्येक कर्ता, क्रिया करने वाली प्रत्येक इकाइयों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए,
और तालमेल बैठाने की क्षमता होनी चाहिए, और उनका जो बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उनको नियंत्रित भी किया जाना चाहिए। यदि उनके संबंध नियंत्रित नहीं होंगे, उनमें सहयोग नहीं होगा, तारतम्यता नहीं होगी, तो किसी भी क्रिया का संपूर्ण कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार की अमेरिका का जो सोशल सिस्टम है वहाँ पर ये भूमिका का निर्वहन कौन करता है? लीगल इंस्टीट्यूशन करता है, कानूनी संस्थाएं करती हैं, और इन कानूनी संस्थाएं जिसके अंदर कोर्ट इत्यादि आते हैं, ये हमारे ऊपर नियंत्रण रखते हैं। कानून के द्वारा जो दंड का प्रावधान है उसे भयभीत होकर हम सारे नियमों की पालना करते हैं। इससे हमारे अंदर एकीकरण उत्पन्न होता है। और चौथा है जिसमें एल है, वो लेटेंट पैटर्न वेरिएबल, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? पार्सन्स कहते हैं इसमें दो प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। सबसे पहले तो क्या करता है? एक्टर्स आर सफिशिएंटली मोटिवेटेड टू प्ले देयर पार्ट्स इन द सिस्टम और मेंटेन द वैल्यू पैटर्न। इसके अंतर्गत कर्ता को सबसे पहले प्रेरित किया जाता है वह अपनी भूमिका का सही प्रकार से पालन करे और जो व्यवहार प्रतिमान है उसका अनुसरण करे। और दूसरा इसके अंतर्गत क्या होता है? उनको एक ऐसे संसाधन प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको कार्य करने का ऐसा तरीका दिया जाता है जिसके द्वारा वो जो आंतरिक तनाव है उसको नियंत्रित किया जा सके। दिस प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ कीपिंग द वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट एंड गारंटिंग द कन्फॉर्मिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट सिस्टम बाय ट्रांसमिटिंग सोसाइटल वैल्यूज़। इन्होंने कहा ये कब संभव हो सकता है? जब सामाजिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सके और इस बात का गारंटी दी जा सके कि समाज का प्रत्येक सदस्य इन मूल्यों की पालना करेगा, तभी समाज के अंदर ये पैटर्न मेंटेनेंस संभव है। और यूनाइटेड स्टेट्स में ये कार्य परिवार, धर्म, शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से पार्सन्स ने अपने एजिल के मॉडल के द्वारा ये बताया कि सामाजिक व्यवस्था की या क्रिया व्यवस्था की 4 आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन कौन सी सोशल सिस्टम संस्थाएं हमारा योगदान देती हैं। तो एडेप्टेशन के लिए अर्थव्यवस्था है, गोल अटेनमेंट के लिए पॉलिटिकल सिस्टम है, इंटीग्रेशन के लिए लीगल सिस्टम है, और लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस के लिए एजुकेशनल रिलीजियस फैमिली सिस्टम है। आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल करेंगे। पार्सन्स को थोड़ा गंभीरता से पढ़ें, बार बार सुने, बहुत इंटरेस्टिंग थिंकर हैं, आधुनिक समय के विचारक हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये है हमारे लिए बहुत ही मीनिंगफुल हैं। थैंक यू सो मच।